नमस्कार दोस्तों, शुरू करती हूँ आज की कहानी सोलमेट भाग 2। फिर इतनी जल्दी कैसे आ गई? मेरी बात पर पढ़ने बोली कि मैंने जो उसके बॉस को भर भर गालियाँ दी उससे वह डर गया। मजाक मत करो, बोलो न जल्दी कैसे आ गई। मेरी बात पर वह कहने लगे, दरअसल आज जिस क्लाइंट के साथ मीटिंग होने वाली थी वह किसी कारणवश आ नहीं पाया, इसलिए मीटिंग कैंसिल हो गई। अच्छा हुआ मैंने छुटकारे की सांस ली। छोड़ो वह सब बातें, देखो मैं ड्रीम गर्ल 2 के 2 टिकट ले आया हूँ। कब से तुम कह रही थी न तुम्हें ड्रीम गर्ल 2 देखनी है। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि 12 बजे का शो है और 11 बजने को है। जाने में भी तो समय लगेगा न। अपनी कलाई घड़ी पर नज़र डालते हुए प्रणय बोली। मगर अब मेरा मन फिल्म देखने का जरा भी नहीं हो रहा था। लग रहा था बस पढ़ने मेरे पास ही बैठे रहें और मैं उनके कंधे पर सर रख सुकून से आंखें बंद कर सो जाऊं। अरे अब बैठे बैठे क्या सोचने लग गई तुम? तैयार हो जाओ भाई। पढ़ने ने टोका तो मैं उठकर कमरे में आ गई। अलमारी से मैरून रंग का कुर्ता प्लाजो निकाला, मैचिंग ईयरिंग्स पहने, लिपस्टिक लगाई, बालों को खुला ही छोड़ दिया और बाहर आ गई। पढ़ने ने मुझे भरपूर नज़रों से देखा और मुस्कुराकर बाहर निकल गई। मैं भी दरवाज़ा लॉक कर उनके पीछे पीछे चल पड़ी। मुझे साड़ी पहनना ज़्यादा पसंद है पर उसमें समय लगता है, इसलिए मैंने कुर्ता प्लाजो ही पहन लिया। गाड़ी में बैठे खिड़की से बाहर जाते हुए सोचने लगी कि अगर ऋतिक ने पढ़ने को सब कुछ बता दिया तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह सिर्फ मुझे डरा रहा है, लेकिन बता दिया तो क्या होगा। मेरे मन में सवालों का तांता लगा था और जवाब कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो मैडम जी, आपने क्या मुझे अपना ड्राइवर समझ लिया है? पढ़ने की बातों से चौंक कर मैं उनकी तरफ देखने लगी। हाँ, आपसे ही कह रहा हूँ, पति हूँ तुम्हारा। बात तो करो मुझसे। पता नहीं क्या सोच रही हो कब से। अरे कुछ नहीं, वह बस समझ नहीं आ रहा था क्या कहूँ। मैं क्यों न कुछ दिनों की छुट्टी लेकर हम कहीं बाहर घूमने चले? हाँ जा तो सकते हैं पर अभी नहीं, क्योंकि अगले महीने से मेरा ऑडिट शुरू होने वाला है। बोलकर पढ़ने ने गाड़ी घुमाई तो मुझे लगा कि वहाँ ऋतिक खड़ा है। ऋतिक का डर मेरे ऊपर इतना हावी हो चुका था कि हर जगह मुझे वही नज़र आ रहा था। गाड़ी पार्किंग के समय भी मुझे लगा जैसे उसकी नज़रें मुझ पर टिकी है, लेकिन वह मेरा भ्रम ही था शायद, क्योंकि वह यहाँ कैसे हो सकता है। वह तो यहाँ से 2,500-3 हज़ार किलोमीटर दूर अपने घर बिहार में रहता है, तो वह यहाँ कैसे आ सकता है। मैंने अपने मन को समझाया, लेकिन फिर लगा नहीं, वह तो यहाँ इसी शहर में है, तभी तो उसने मुझे उस होटल में मिलने बुलाया है। तो यानी वह मेरा पीछा कर रहा है। तो मैं अब और भी डर गई कि पता नहीं कब पढ़ने के सामने मेरा राज खुल जाए और मेरी गृहस्थी तितर बितर हो जाए। इसलिए मैं पढ़ने से जिद करने लगी कि हम कहीं घूमने चलते ही हैं। मेरी बात पर पढ़ने ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा, जैसे कह रहा हो कि मुझे यह अचानक क्या हो गया, क्यों मैं बच्चों की तरह जिद कर रही हूँ। लेकिन मैं उन्हें क्या और कैसे बताती कि मैं यहाँ इस शहर से भागना चाह रही हूँ जितनी जल्दी हो सके। फिल्म अच्छी थी। पढ़ने का तो हंस हंस कर पेट ही फूल गया, लेकिन मेरे चेहरे से हंसी गायब थी। मॉल में भी मैंने कुछ नहीं खरीदा, बस विंडो शॉपिंग कर लौट आई। होटल में खाना भी बस जरा सा ही खाया। हमें घर आते आते रात के 10 बज गई। मैं काफ़ी थकी हुई महसूस कर रही थी, तन से ही नहीं मन से, और मन से थका हुआ इंसान खुद को बहुत ही कमज़ोर महसूस करता है। मैं भी कर रही थी। मेरी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो चुकी थी। बस एक डर लगा हुआ था कि कहीं पढ़ने को मेरे अतीत के बारे में सब पता न चल जाए। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मुझे सुस्त देख बाथरूम से निकलते हुए पढ़ने ने पूछा। देख रहा हूँ कुछ सुस्त नज़र आ रही हो, खाना भी ठीक से नहीं खाया तुमने। पढ़ने को लगा कि घूमने जाने की बात को लेकर शायद मैं नाराज़ हो गई। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वह मेरे पीरियड की डेट नज़दीक आ रही है तो मूड स्विंग हो रहा है, पेट में दर्द, कमर दर्द, सर दर्द हो रहा है तो लेट गई जरा। मैंने पढ़ने की शंका निवारण हेतु कहा, लेकिन बात तो कुछ और थी। जब से ऋतिक ने मुझे फ़ोन पर धमकाया था कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह पढ़ने को हमारे बारे में सब कुछ बता देगा, तब से मेरे दिल में दुख दुखी सी लगी थी। अच्छा ठीक है, आराम करो, बोलकर पढ़ने मोबाइल देखने लगे और मैं ऊपर छत को निहारने लगी। मोबाइल देखते देखते पढ़ने तो सो गए, लेकिन मेरी आंखों से नींद की जगह
डर समाया हुआ था। बार बार वही बातें मेरे दिल को दहला रही थी कि अगर पढ़ने को मेरे अतीत के बारे में सब पता चल गया तो क्या होगा। आज मेरा मन खींचकर मुझे 4 साल पीछे ले गया। उन दिनों की एक एक बात चलचित्र की तरह मेरी आंखों के आगे तैरने लगी। मैं लखनऊ में अपने माँ और पापा और छोटी बहन नव्या के साथ रह रही थी। मेरे पापा कॉलेज में प्रोफेसर है, माँ स्कूल टीचर है। घर में ज़्यादातर पढ़ने का ही माहौल होता था। 12वीं कक्षा से ही मेरा सपना डिफेंस में जाने का था, मगर मेरे पापा माँ चाहते थे कि मैं बैंक सेक्टर में जाऊं। उनका सोचना था कि बैंक सेक्टर लड़कियों के लिए सेफ़ है और सबसे बड़ी बात कि वहाँ मेल और फीमेल वर्कर में भेदभाव नहीं होता है। एक अच्छी बेटी की तरह मैंने भी अपने माँ पापा का कहना माना और ग्रेजुएशन करने के बाद पहली बार में ही बैंक पीओ एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। हैदराबाद में 15 दिनों की ट्रेनिंग के बाद मेरी पहली पोस्टिंग गुजरात के अहमदाबाद की एक ब्रांच में मिली तो मेरे माँ पापा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन एक फ़िक्र भी होने लगी कि मैं वहाँ इतने बड़े और अनजान शहर में अकेले कैसे रहूँगी। मगर ज्वाइन तो करना ही था। सो मेरी माँ कुछ समय वहाँ मेरे साथ रही, पर उनकी भी अपनी टीचिंग की जॉब थी। ज़्यादा छुट्टी लेकर मेरे साथ नहीं रह सकती थी और सबसे बड़ी बात कि वहाँ नव्या भी तो अकेली थी, इसलिए वह लखनऊ लौट गई। लेकिन कई दिन में फ़ोन कर मेरा हाल चाल लेना कभी नहीं भूलती थी। पता नहीं माता पिता अपनी बेटियों को लेकर इतने फ़िक्रमंद क्यों रहते हैं। क्या उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है कि वह बाहर अकेले अच्छे से रह सकती है। लेकिन मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं ठीक हूँ और आप लोग मेरी चिंता ना करें। इस तरह बैंक में मेरा प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो गया था और अब मैं बैंक में परमानेंट एम्प्लॉय हो गई थी। माँ पापा ने बहुत चाहा कि मैं अपना तबादला अपने होम टाउन लखनऊ में करवा लूँ ताकि वे लोग चैन की सांस ले सकें, पर यह मुमकिन न था। उन्हें हमेशा यही डर लगा रहता कि मैं यहाँ ठीक तो हूँ ना, इसलिए फ़ोन कर मुझे हिदायत देते रहते कि मैं देर रात तक घर से बाहर न रहूँ, ऑफिस से जल्दी घर आ जाया करो वगैरह। लेकिन अब उनकी बातों से मुझे चिढ़ होने लगी थी कि मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ही हूँ। जब देखो मुझे समझाते रहते हैं कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। और यह यूपी बिहार नहीं है, गुजरात है, यहाँ लड़कियाँ सेफ़ है। मगर उन्हें कहाँ मेरी बात समझ आने लगी तो उन्होंने अब दूसरा राग अलापना शुरू कर दिया कि मैं शादी कर लूँ ताकि वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सके। माता पिता अपनी बेटियों को उड़ने के लिए पंख तो दे देते हैं, पर उनके लिए एक दायरा भी तय कर देते हैं कि उन्हें उड़ना कहाँ तक है और कितनी देर। वैसे गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि सरकार बेशक मिशन शक्ति अभियान चलाकर संपूर्ण महिला सुरक्षा की बात करती हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि आज भी लड़कियों के साथ छेड़खानी और रेप जैसी वारदातें हो रही है। बैड कमेंट और मिसबिहेव का खतरा लड़कियों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी सताता रहता है, इसलिए वह बेटियों से खुद को दूर नहीं भेजना चाहते। और मेरे माँ पापा भी कुछ हद तक अपनी जगह सही थे, लेकिन इस डर से मैं शादी कर लूँ यह सही नहीं था। वैसे भी अभी 2-3 साल में शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए मैं भी जिद पर अड़ गई कि आप लोग कुछ भी कर लो, मैं अभी शादी नहीं करूँगी। लेकिन माँ पापा मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। बस शादी कर लो की रट लगाए हुए थे। अभी तो मैं 25 की भी नहीं हुई थी। फिर क्यों आप लोग मेरी शादी करवाने के पीछे पड़े हो, मैंने कहा। माँ ने मुझे घूर कर देखा, बोली 25 की नहीं हुई हो से क्या मतलब है। अरे इस उम्र में तुम मेरी गोद में खेल रही थी और नव्या मेरी पेट में थी, माँ ने सफाई दी। आपका ज़माना अलग था माँ, अब ऐसा नहीं है। मैंने समझाना चाहा, पूरे और भी आगे जाना है, इसलिए आप लोग शादी के लिए मजबूर न करें। क्या इतनी बड़ी बोझ हो गई हूँ आप लोगों पर कि जल्द से जल्द मुझे आप अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहते हैं। बोलते बोलते मेरी आवाज़ भर्रा गई तो पापा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और कहा कि अब तभी मेरी शादी की बात करेंगे जब मैं चाहूँगी। थैंक यू पापा, माँ से वादा करती हूँ आपसे मैं कभी भी आप दोनों का सिर लोगों के सामने नीचा नहीं होने दूंगी। मैंने कहा। माँ कहने लगी, मुझे अपनी बेटी पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है, पर दुनिया पर नहीं। न जाने कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, डर लगता है। मत डरो माँ, माँ के गले लगते हुए मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, तो माँ रो पड़ी। यहाँ अहमदाबाद में आने के बाद में कुछ महीने बैंक के गेस्ट हाउस में ही रही, फिर अपने लिए 2 कमरे का घर ले लिया और उसी घर में रहने लगी। घर बैंक के पास ही था तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती थी अनजाने में। लेकिन फिर मेरा तबादला
किसी दूसरी ब्रांच में कर दिया, जहां बैंक मेरे घर से करीब 2 घंटे की दूरी पर पड़ता था। तो दोस्तों, कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा और कहानी का अगला भाग देखने के लिए, पढ़ने के लिए वीडियो अगला ज़रूर देखें। थैंक